Hello students, hello, welcome to MDC Learning Standard TYBCom subject Export Marketing chapter Product Planning and Pricing Decision topic INCO terms. INCO टर्म्स अगर आप ये पिक्चर देखोगे तो आपको क्लियर कट आइडिया आएगा INCO टर्म्स कितना सारे फैक्टर्स कितने सारे टाइप्स को कवर करते हैं. यस और ये जो फैक्टर्स ये जो टाइप्स को कवर करते हैं वो सेलर से लेकर बायर के पहुंचने तक का काम है कि हर एक काम को एक एक टाइप्स दिया है और एक टाइप्स को एक एक इम्पॉर्टेंस है. वो किधर से किधर तक जाता है किधर फिर उसके बाद वो कैसा बायर तक जाके पहुंचता है. ओके ये होलसेल का जैसा मतलब एक होलसेल से दूसरा होलसेल तक पहुंच रहा है फिर उधर से क्या हो सकता है वो. ओके तो INCO terms, that is in international commercial terms, is a chamber of commerce in 1936. It's used universally defining the key parts of trader, buyer, seller and banks. ओके ये चार लोगों का इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है इसमें, दैट इज ट्रेडर, बायर, सेलर एंड बैंक्स. User of INCO terms is anyone who had involved into supply chain of delivering the goods in overseas and probably across INCO terms. INCO terms including traders, producers, buyers, seller, governments, banks. ये सब एक terms है इसको इंक्लूड किया है इनको टर्म्स ट्रेडिंग्स में. एंड इनको टर्म्स ट्रेडिंग इज व्हाट? इनको टर्म ट्रेडिंग इज इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स. देन किधर किधर INO कवरेज किया? टास्क इन्वॉल्विंग इन शिपिंग से पार्टीज टू होल्ड द कॉन्ट्रैक्ट, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको कैसा गुड्स को डिलीवर कर सकते हैं, उसका ड्यूटीज़ क्या है रिलेटिंग टू इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, उसका कस्टम्स ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस क्या है. ये सब इनको टर्म्स को कवर किया है इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड में. Okay, so today we will understand the types of Incoterms. That is, first is works is a type of Incoterms defined by International Chamber of Commerce. Makes the seller or shipper or supplier of goods responsible for packaging and leaving the goods at the factory or place of manufacture. This will start. ये जो स्टार्ट होता है एक्स वर्क्स, ये स्टार्ट होता है जिधर ये गुड्स प्रोड्यूस होता है वो फैक्ट्री से लेकर उधर से लीव करना है और किधर तक पहुंचने वाला है वो कैसा लीव कर रहा है. देखो फैक्ट्री रहेगा एक प्लेस में और कार्गो उनको जिधर शिपिंग करना रहेगा दूसरा अलग प्लेस में. जो गुड्स फैक्ट्री से फैक्ट्री से निकल रहा है कैसा निकल रहा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसा हो रहा है, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट. ओके एंड द बायर इज देन रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ गुड्स हैड बीन अवेलेबल. ओके जब से उसको अवेलेबल मिला है बायर को गुड्स तब से वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए. दैट इज लोडिंग गुड्स इन ऑन टू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू द पोर्ट और टर्मिनल जिधर उधर शिपिंग है उधर तक, फिर शिपिंग द गुड्स को शिपिंग करना, अनलोडिंग द गुड्स एट द बायर पोर्ट, जिधर जाके पहुंचना है उधर अनलोड करना है, देन उधर से ट्रांसपोर्टेशन में रखना है और वो जाएगा जिधर डेस्टिनेशन है, चाहे वो वेयर हाउस रहेगा उधर तक पहुंचेगा. ओके दिस इज एक्स वर्क्स. दैट मीन्स जहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है गुड्स फैक्ट्री में उधर से निकल पड़ा है shipper supplier में. Okay, then we have free carrier is a common agreement where a seller of goods is responsible for packaging and loading the goods onto the truck at their transport hub or port. मतलब तुम तुम्हारा प्रोडक्ट को किस तरीके से अपलोड करने वाले हो अपना ट्रक में, उसको कैसा पैकेजिंग करने वाले हो, उसको कैसा लोडिंग करने वाले हो, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर का ही है, बायर का होने वाला नहीं है. उसका हब से लेके पोर्ट तक. The seller is also responsible for the export clearance of the goods at the port of terminal.
ओके, तो सेलर का रिस्पॉन्सिबल क्या है? एक्सपोर्ट क्लियरेंस करने का, किधर उसका गुड्स जब वो पोर्ट तक पहुंचा है, टर्मिनल तक पहुंचा है तो। वंस द गुड्स आर cleared by custom, loaded on the vessel, been located and the shipment is accepted, responsibility shift from the seller to the buyer to arrange the shipment and deliver at the end of warehouse or customers. Okay, एक बार तुमने अपना सेलर ने पूरा गुड्स को शिप में रख दिया है, ओके, कस्टम क्लियर हो गया है, तो अभी बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शिपमेंट उसका पोर्ट तक आने का, पोर्ट से फिर ट्रक में रखने का, लोडिंग करने का, फिर ट्रक से लेके जाएंगे वेयर हाउस में या कस्टमर तक, ये सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर करेगा। ओके, FCA is different from X work where the seller is just responsible for making available goods at their own factory or place of manufacture. The buyer is responsible for everything else. Okay, the buyer is responsible for shipping the goods, unloading the goods and buyer's port or terminal. मतलब जिधर बायर का पोर्ट है उधर तक जब वो गुड्स जाके पहुंचता है, उधर से अनलोड करना अपना ट्रक में, फिर लोड करना, फिर वेयर हाउस में लेके जाना, इसका सब का काम किसका है? बायर का है। उधर जिधर से वो पोर्ट में लेके आके रख दिया है और पोर्ट में भर दिया है सामान, शिप में भर दिया, उधर तक सेलर का काम हो गया है। ओके, देन वी हैव कैरेज पेड टू। ओके, it is an Incoterm which was set out by the International Chamber of Commerce in Incoterms 2010 guide with the aim of standardizing the shipment terms and defining all the responsibilities between the buyer and the seller. मतलब बायर और सेलर के बीच में क्या क्या शिपमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शिपिंग का टर्म्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, बायर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेलर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब कैरेज पेड टू में गाइडलाइंस है। ओके, इट्स अ CPT is for common for large importers who has their own port agent and they can manage the delivery of goods when they arrive in their country. Even they have their own port where they can manage the goods when the goods are being delivered to their country. खुद का है पोर्ट, वो खुद ही मैनेज कर सकते हैं। जब वो पोर्ट में खुद का सेलर ने अपना प्रोडक्ट को बायर को भेज दिया तो वो पोर्ट से आने का लेने का काम वो खुद ही कर सकता है क्योंकि वो पोर्ट ही उसका खुद का है। However, the risk of the seller passes on to the buyer once the goods leave the country or port, despite the seller paying for the transport of the goods. Okay, ये जो रिस्क है ये किसको पास ऑन होता है? बायर को। Once the port has been leave from that country. Okay, सेलर का कंट्री से अगर लीव हो गया है, अभी बायर का कंट्री में वो जा रहा है, तो रिस्क अभी किसका ज़्यादा हो रहा है? बायर का ज़्यादा हो रहा है। तो अभी बायर को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए? उसका इंश्योरेंस इज अ मस्ट। ओके, unloading the goods at the buyer port of terminal and transporting the good at the end of destination of warehouse. ये सब करना इसका इम्पोर्टेंस है। किसका? बायर का इम्पोर्टेंस है। ओके, देन CIP, that is carriage and insurance paid for, where the seller is responsible for the delivery of goods to an agreed destination in the buyer's country. इसका मतलब है सेलर ही रिस्पॉन्सिबल बनेगा उसका गुड्स को डिलीवर करना, कौन सा डेस्टिनेशन बायर कंट्री ने बोला है, एंड मस्ट पे द कॉस्ट ऑफ दिस कैरेज, और वो सेलर ही वो कॉस्ट को बेयर करेगा। तो इसमें सेलर का रिस्क है एंड वंस दे हैव प्लेस द गुड्स ऑन द शिप एट द ओरिजिन डेस्टिनेशन। पहला कैसा था? CPT में सेलर का रिस्क, जैसा ही वो उसका कंट्री से शिप निकल रहा है उसका रिस्क गया, बायर का रिस्क है। अभी ये किसका रिस्क बन रहा है? CIP रिस्क इज फॉर द सेलर। सेलर को जब तक वो डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचेगा तब तक उसका रिस्क इन्वॉल्व है। ओके, द बायर कैन पे फॉर द एडिशनल इंश्योरेंस ड्यूरिंग कैरेज ऑफ द गुड्स। द रिस्क इज पास व्हेन द गुड्स आर रिसीव बाय द फर्स्ट कैरियर। एक बार वो कैरियर पहुंच गया है तभी जाके वो रिस्क बायर तक पास होता है, नहीं तो तब तक जब तक बायर के पास पहुंचा नहीं है तब तक रिस्क किसका है? अपना
सेलर का है. Carriage and insurance paid to its eligible and form of transportation. Okay, carriage and insurance paid to his eligible form of any transportation, वो एक्स्ट्रा पे कर सकता है, पर रिस्क तो इसका सेलर का ही है CIP में, दैट इज कैरेज एंड इंश्योरेंस में. ओके, when with the CIP the seller pay for both the transportation and the insurance to the destination. The seller also need to insure the goods during carriage, and it's normally always at the minimum cover level, and the liability lies with the buyers at the point. Okay, both transportation as well as insurance seller को लेना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी सेलर को ही बैर करना है, उसका इंश्योरेंस कॉस्ट को भी सेलर को ही बैर करना है, बट वो एक लोअर लेवल का लाइबिलिटी है. पर विद द बायर एट दिस पॉइंट, minimum insurance might not be accepted for the manufacturing goods or the high value of precious merchandise. Okay, it may not accept for the higher value of goods which might be manufactured at the higher level. उसमें minimum cost accept नहीं करेंगे. ये और अलग अलग प्रोडक्ट्स में सेलर अपना कॉस्ट को एक्सेप्ट कर सकता है, बायर भी कुछ ना कुछ उसके ऊपर पेमेंट करता है ताकि वो गुड्स का इंश्योरेंस थोड़ा स्ट्रांग रहेगा. Okay, then we have delivery at the terminal. The seller clears the goods for the export and is fully responsible for the goods until they have arrived at the named terminal and the end destination. मतलब अभी पहला CIP में तो एटलीस्ट वो बायर तक पहुंच रहा है, तो वो उसका कार्गो तक पहुंच रहा है, तो उसका वो भी बायर कुछ ना कुछ एफर्ट डाल रहा है, पर इसमें टोटली सेलर का ही है. ओके, सब इंश्योरेंस भी सेलर का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर का है, डिलीवरी करना भी सेलर का ही रिस्क है, अनलोडिंग करना भी सेलर, सब कुछ सेलर का है. एट द एंड ऑफ डिलीवरी तक ऑफ गुड्स, तब तक सेलर को ही ध्यान देना है, इसके बीच में बायर कुछ रोल प्ले करने वाला नहीं है. बस वो क्या करेगा, the seller pays for all the expenses incurred until the place of delivery and the buyer pay for custom clearance and taxes at the destination. उसका डेस्टिनेशन का कस्टम क्लियरेंस और उसका टैक्सेस यही वो बैर करेगा, और कुछ भी वो बैर नहीं करने वाला है, और सबका काम सेलर ही करेगा. सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोडिंग करना, इधर से फैक्ट्री से लोड करना, फिर पोर्ट में लेके आना, फिर शिप में डालना, फिर अनलोडिंग करना, फिर अनलोडिंग से उधर उसका ट्रक में डालना, फिर उसके बाद उसका डेस्टिनेशन में लेके जाने तक सब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर निकालेगा. ओके, देन वी हैव फ्री लॉन्ग साइड शिप. फ्री लॉन्ग साइड शिप, the exporter is responsible for the custom clearance of goods and delivering them to the vessel at the point of origin. Under FAS, the seller is responsible for delivering the goods next to the shipping vessel. Okay, he is responsible for delivering the goods next to the shipping vessels. FAA is often used for the cargo that doesn't fit in the containers. अभी इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कस्टम क्लियरेंस करना. ओके, गुड्स को डिलीवर करना एक जगह से दूसरा जगह, जिधर उसका डेस्टिनेशन है, जिधर उसका कार्गो है, उधर तक गुड्स को डिलीवर करना. बट मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर ये कार्गो कंटेनर में फिट नहीं हो रहा है, उसके लिए अलग वेसल्स, अलग टर्म एंड कंडीशंस ट्रांसपोर्ट में डालना पड़ता है. ओके, उसका गुड्स को लोडिंग करना, फिर उसका गुड्स को उधर तक पहुंचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेलर का है. ओके, एंड द गुड्स onto the ship and all costs thereafter has to bear by the seller, because कोई चीज़ें होता है जो कंटेनर में फिक्स नहीं होता है. जैसा आप लोग ट्रेन में देखते हो, जब ट्रेन गुड्स कैरी करके जाता है, कोई चीज़ें होते हैं जो कंटेनर में लेके जा सकते हैं, कोई चीज़ें होते हैं जो कंटेनर में नहीं लेके जा सकते, तो उसको अटैच. इवन ट्रक्स को लेके जाते हैं एक जगह से दूसरा जगह, बसेस को लेके जाते हैं, ऐसा बहुत सारी चीज़ें जो ट्रेन से लेके जाते हैं.
ओके वैसे शिप से भी लेके जाते हैं जिसको कंटेनर में फिक्स नहीं होता, तो उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सेलर को बैर करना पड़ता है और उधर तक पहुंचाने का काम। हैवी मशीनरीज है, ओके ये सब काम किसका है, बैर करने का काम सेलर का है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर को बैर करना पड़ेगा भाई उधर तक अपना गुड्स पहुंचने तक। Then we have delivery duty unpaid. The seller is required to deliver the goods to the agreed upon destination in the country of imports. The buyer is responsible for the rest of the cost and further delivery of the shipment unless other terms are agreed in advance. मतलब तुम पहले एडवांस में ही एग्रीमेंट डाल के रखते हो भाई, इम्पोर्टर का ये काम है, एक्सपोर्टर का ये काम, सेलर का ये काम है, बायर का ये काम है, तू ये ध्यान देगा, मैं ये ध्यान देगा, ये पहला ही एडवांस में एग्रीमेंट डाल के रखे। अगर नहीं डाला है तो डेस्टिनेशन तक, इंपोर्ट्स का डेस्टिनेशन तक सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, या वो पहले से कुछ एडवांस एग्रीमेंट में डाला है कि ये भी आपको संभालना है बायर को, तो बायर संभालता है। अदरवाइज उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उसका डेस्टिनेशन में वो गुड्स पहुंचता है, उससे अनलोडिंग करना शिप से और उसका डेस्टिनेशन में लेके जाना। इन शॉर्ट डिलीवरी ड्यूटी अनपेड इज बिफोर एडवांस में ही एग्रीमेंट बना के रखते हैं किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कब तक है। अंडरस्टैंडिंग? सो these all things are some types, some terms, अलग अलग टाइप्स को यूज़ करते हैं अपने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। अभी कोई कोई कंटेनर के अंदर जाता है गुड्स, कोई कोई कंटेनर के अंदर जाता नहीं, किसी किसी का हैवी गुड्स रहता है, किसी किसी का स्मॉल प्रोडक्ट्स रहता है, ओके किसी किसी का पेरिशेबल गुड्स रहता है, किसी किसी का नॉट पेरिशेबल गुड्स, फ्रूट्स वेजिटेबल ये सब गुड्स को बात करते हैं अपन, तो वो भी गुड्स होते हैं। तो ये सब कौन सा टाइप्स के अंदर बायर एंड सेलर के बीच में है, वो लोग वो टाइप को अपना लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, इफेक्टिव वे में उसको यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंडिंग? थैंक यू।